ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मैं अजय रावल आपके समक्ष लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं NCERT से संबद्ध इतिहास विषय चैप्टर 6 सामंतवाद। सामंतवाद के अंतर्गत 3 वर्ग हमें यहाँ पर पढ़ना है टेस्ट एवं अभ्यास कार्य के माध्यम से। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य शुरू करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में आपको सामंतवाद और 3 वर्ग का पूरा संपूर्ण सार मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं लेसन 6 सामंतवाद 3 वर्ग। आप स्वयं भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आप उस लिंक पर जाकर स्वयं का अवलोकन कर सकें। तो हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। जैसे कि मेरे सभी टेस्ट में आपको पता है, पहले आपको नाम, पिता का नाम और संस्था और मोबाइल नंबर डालना है। तो फटाफट हम अपना नाम डाल देते हैं, पिता का नाम डाल देते हैं और जो भी आपके मोबाइल नंबर हैं आप ऐड कर दीजिएगा। तत्पश्चात आप अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। अब हम हमारा टेस्ट शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सामंतवाद का अर्थ होता है। ऑप्शन है आपके पास जागीरदार, मालिक, मुखिया या सामंती। तो सामंतवाद का जो अर्थ होता है वो जागीरदार होता है। ओके, यह प्रश्न आपका 2 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर इसका आंसर दिखाई दे रहा है, आपको जरूर नोट करिएगा। सामंतवाद का अर्थ जागीरदार होता है और यह अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, फ्यूडल शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, फ्रीडम शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जागीरदार। यह मध्यकाल की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। सामंतवाद जो थी यह मध्यकाल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में गिनी जाती है। ओके, जैसे कि आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, जागीरदार जो बहुत बड़ी भूमि का मालिक होता है, और एक आपने इसके पहले पढ़ा था जमींदार, है ना, जो कुछ भूमि के क्षेत्र का मालिक होता है। लगभग मिलता जुलता ही और सभी सामंतवाद की श्रेणी के अंतर्गत ही यह लोग आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लेने का अधिकार था, इसे क्या कहा जाता था? ठीक है, टेली, मॉन्क, टिथ या फिव। तो इसका राइट आंसर है टिथ। चर्च द्वारा जो कर वसूला जाता था उसे टिथ कहते हैं। यह भी 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो टिथ आप लिखिएगा। चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लेने का अधिकार था, इसे टिथ कहा जाता था। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन पूरे इस टेस्ट में समाहित करने के लिए इनका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आप इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी में नोट करिएगा। मॉन्क, मॉन्क क्या होता है? जो पुरुष जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का निश्चय करके मठों या एबी में रहते हैं, है ना। एबी और मठ एक ही बात है, जिन्हें मॉन्क कहा जाता था। वहाँ के जो लोग थे, भिक्षु लोग थे, जो पुरुष वर्ग के जो लोग थे, उनको क्या कहते थे? मॉन्क। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा था टेली, तो इसका भी इस लेसन से संबंधित है। किसानों को कभी कभी राज्य को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसे टेली कहा जाता था, है ना, जो सामंत वसूलते थे। ठीक है, जो जागीरदार और जो होते थे ना, ये टैक्स वसूलते थे। तो इस टैक्स को क्या कहते थे? राज्य द्वारा कर वसूला जाता था वो टेली, और चर्च द्वारा जो वसूला जाने वाला टैक्स था वो है टैक्स था वो टिथ है। ओके, अगला है आपका फिफ। लॉर्ड नाइट को अपनी भूमि का एक भाग देते थे, जिसे फिफ कहा जाता था, है ना। सामंतों की कई सारी श्रेणियां होती है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लॉर्ड और सामंत एक ही होता है ना, और इसी के कुछ भाग होते हैं। तो लॉर्ड अपनी भूमि नाइट को जो देते थे तो उसको क्या कहते थे? फिफ कहा जाता था। नाइट के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आपको लाइट दिखाई दे रहा है, जबकि वो है नाइट, है ना, सुधार लीजिएगा आप। तीसरा क्वेश्चन है आपका, चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास मॉन्क, नन,
पादरी या पोप? तो इसका राइट आंसर है पोप। चर्च के सर्वोच्च अधिकारी को पोप कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनका भी इस लेसन से संबंधित अर्थ है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। पोप के बारे में आप देख ही चुके हैं। नन, जो महिलाएं जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का निश्चय करके मठों या एबी में रहती थी उन्हें नन कहा जाता था, है ना। अभी हमने मोंक पढ़ा, जो पुरुष थे, जो पुरुष जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर मठों में रहते थे और धार्मिक कार्य में संलग्न रहते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? मोंक। और ऐसी महिलाएं जो होती थी जो जीवन पर्यंत अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? नन। आपको अगला ऑप्शन दे रखा था पादरी। यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पोप और पादरी में थोड़ा अंतर है। चर्च का प्रमुख धार्मिक गुरु, है ना। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में चर्च होती थी यूरोप में, ठीक है। उस चर्च का जो मुखिया होता था उसको पादरी कहा जाता था और उसको बिशप भी कहा जाता था, ठीक है। और पोप कौन होता था? जो सभी पूरे समाज का, पूरे धर्म का जो मुखिया होता था, जिसे धर्मगुरु कहते हैं, उसको पोप कहा जाता था। ओके, तो पादरी वर्ग स्वयं को प्रथम वर्ग में रखते थे। ये भी बात याद रखिएगा, जब हम सामंतवाद के जो 3 वर्ग पढ़ेंगे उस समय आपको इसके बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाब के फूलों का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, फ्रांस, इंग्लैंड, रोम या जर्मनी। तो गुलाब के जो फूलों का युद्ध हुआ था यह इंग्लैंड में हुआ था। अब गुलाब के फूलों का युद्ध जो हुआ था 1455 ईस्वी से 1485 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और यह गृह युद्ध था। सबसे बड़ी बात क्या है, गृह युद्ध किसको कहते हैं, यह भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आपस में ही सत्ता का संघर्ष, उसी देश के लोग आपस में सत्ता के संघर्ष के लिए लड़ते हैं और युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। ऐसी स्थिति इंग्लैंड में 1455 से 1485 ईस्वी में बनी थी। और यह गृह युद्ध किसके बीच हुआ था? यार्क राजवंश, जिसका प्रतीक क्या था? श्वेत गुलाब था, और लंकास्टर राजवंश, जिसका प्रतीक लाल गुलाब था, है ना, के सामंतों के बीच में हुआ था। सामंत प्रथा के बारे में अभी और चर्चा करेंगे हम। इनके बीच में हुआ था आपस में पारस्परिक संघर्ष था यह, ठीक है। और इस गृह युद्ध में अंततः ट्यूडर राजवंश, इस युद्ध के बाद 1485 ईस्वी में ट्यूडर राजवंश की स्थापना हुई, जो 1603 ईस्वी तक इस राजवंश ने वहां पर शासन किया था। तो यह गुलाब का युद्ध का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोनों का जो प्रतीक था वह गुलाब ही था, इसीलिए इस युद्ध का नाम गुलाब के फूलों का युद्ध पड़ा है। और यह एक गृह युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद की प्रथा का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव किस देश से माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, इंग्लैंड, रोम, चीन या फ्रांस। तो सामंतवाद की प्रथा का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव फ्रांस से माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं 2 नंबर और 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ और यहीं से यह प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहुंची, ठीक है। फ्रांस के अतिरिक्त यह प्रथा यूरोप के अन्य देशों में भी धीरे धीरे प्रचलित हुई। लगभग यूरोप के सभी देशों में यह प्रथा प्रचलित थी। ऐसा माना जाता है कि सामंतवाद की प्रथा का जो प्रादुर्भाव हुआ था यह लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 13वीं शताब्दी तक आते आते यह निर्बल अर्थात कमजोर हो गई। आप आगे पढ़ेंगे 14वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत किन 3 वर्गों के बारे में बताया गया है? जो हमारा लेसन का जो शीर्षक है सामंतवाद 3 वर्ग, अब वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, किसान वर्ग, या प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, या शासक वर्ग, सामंती वर्ग, किसान वर्ग, या पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन, सही आंसर है इसका पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, किसान वर्ग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में परीक्षा में बिल्कुल पूछा ही जाता है। तो आप इसको डैश करके कुछ क्या मेटर लिखेंगे ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सामंती व्यवस्था के 3 भागों में बांटा गया था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, है ना। अब पादरी वर्ग कौन? पादरी को ही बिशप भी कहा जाता है ना। तो पादरी वर्ग प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे और यह चर्च के मुख्य धार्मिक गुरु होते थे। अभी इसके पहले मैं आपको पोप और पादरी के बारे में बता ही चुका हूँ। यह चर्च के धार्मिक गुरु होते थे। अप्रत्यक्ष रूप से समस्त शक्तियाँ इन्हीं के हाथों में होती थी, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा मैटर नहीं लिखा है, लेकिन आप इसमें लिख सकते हैं पादरी वर्ग जो होते थे वह प्रथम वर्ग में आते थे और राजा भी इनका कहना मानता था, शासक को भी इनका कहना मानना पड़ता था। दूसरा है आपका अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कहीं कहीं पर आप अभिजात वर्ग भी
देख सकते हैं एक ही है। तो अभिजात वर्ग से तात्पर्य कुलीन वर्ग से, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे वर्ग में रखा गया था, है ना। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा गया था और इन्हें भी कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। और तीसरा ऑप्शन था किसान वर्ग। पहले दो वर्गों के भरण पोषण का कार्य किसान वर्ग करता था, ठीक है। पहले दो वर्गों का भरण पोषण का कार्य किसान वर्ग करता था और किसान के भी दो प्रकार होते थे, एक होते थे स्वतंत्र किसान और एक होते हैं कृषिदास। अब स्वतंत्र किसान यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वतंत्र किसान से तात्पर्य क्या है? जिसके पास खेती होती है साल भर के लिए, वह उसी खेती करता है और साथ में सामंतों के यहाँ भी कभी कभी काम पर जा सकता है। और कृषिदास वो होते हैं जिसके पास अपनी कोई खेती नहीं होती थी, वह सामंतों के यहाँ ही मजदूरी के रूप में खेती करता था और उनके गृह कार्य भी करता था, उनको हम कृषिदास कहते हैं, है ना। कृषिदास को सर्फ भी कहा जाता है ना, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो सामान्य आबादी से दूर रहकर धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, है ना। यूरोप में ऐसे कई सारे नाम आपको याद करना पड़ेंगे जो बहुत अटपटे हैं, ठीक है। तो ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो सामान्य आबादी से दूर रहकर धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे? फ्रायर, लायर, सायर या एबी। तो अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मठ जो होते थे ये मठ को ही एबी कहा जाता है। तो ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो सामान्य आबादी से दूर रहते थे और धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे? एबी। और एबी को ही मठ भी कहा जाता था। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है आपको, फ्रायर, है ना। अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, काफी समय लगेगा, तो फ्रायर के बारे में भी मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। 13वीं शताब्दी से भिक्षुओं के कुछ समूहों ने मठों में न रहने का निर्णय लिया। जो मठ गांव बाहर या शहर बाहर जो बना दिए गए थे वहां पर रहने का निश्चय उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने का कार्य क्या करा। तो उन्होंने भी धार्मिक कार्य ही, लेकिन एक स्थान पर नहीं रहते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उन्होंने धार्मिक प्रचार किया। ऐसे भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? फ्रायर। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, फ्रायर कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके बहुविकल्प, वह एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है उन्हीं क्वेश्चन आंसर को आपको बहुविकल्प के रूप में बताया गया है। तो यह जो पॉइंट्स है यही पॉइंट्स ही आपके प्रत्येक प्रश्न के पॉइंट्स बन जाएंगे और उसका आंसर आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, सामंतवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? ऑप्शन आपके पास सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामंतों ने अपनी सेनाओं को सुदृढ़ किया और अपने राज्य को अन्य आक्रमणकारियों से सुरक्षित किया। यह सामंतवाद की मुख्य विशेषता है, बिल्कुल इस पर हम। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका, प्रशासन की दृष्टि से विशाल साम्राज्य को छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया गया जिससे शासन सुचारू रूप से संचालित हो सके। बिल्कुल यह भी सामंतवाद की विशेषता है। सामंतवादी व्यवस्था ने राजनीतिक अराजकता व अव्यवस्था के समय सुदृढ़ सामाजिक संगठन स्थापित करने का प्रयास किया। बिल्कुल किया है। जब काफी अराजकता थी तो सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो अराजकता थी उसको कम किया गया और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास, सामंतवादी व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। बिल्कुल यह आपका एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो रहा है। सामंतवादी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो भूमि पर आधारित थी। भूमि पर सामंतों का अधिकार होता था तथा वह किसानों से कृषि करवाते थे और उसके परिश्रम के बदले पैदावार का कुछ भाग उन्हें भी देते थे। तो यह भी आपका सही आंसर है। तो सामंतवाद की प्रमुख विशेषता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आप जरूर नोट कर लीजिएगा, चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल की मैनर व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मध्यकाल की मैनर व्यवस्था। अब मैनर व्यवस्था क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका, मध्यकाल में कृषि योग्य भूमि को मैनर कहा जाता था। ठीक है, मैनर का अर्थ आपको क्लियर हो गया। कृषि योग्य भूमि को मैनर कहा जाता था। मैनर की तुलना वर्तमान में फार्म हाउस से की जा सकती है। आपने फार्म हाउस देखे होंगे वर्तमान में, खेतों पर कई प्रकार के आलीशान कृषि फार्म बना दिए जाते थे, फार्म हाउस बना दिए जाते थे जहां पर लोग वही निवास भी करते थे और खेती भी करते थे। तो ऐसे ही फार्म हाउस मध्यकाल में भी होते थे जिसे मैनर कहा जाता था। तो बिल्कुल यह भी सही है। नेक्स्ट है मैनर हाउस
में कई कमरे बने हुए होते थे, साथ ही प्रार्थना के लिए चर्च भी होता था, बिल्कुल होता था। जितने भी मेनर होते थे उसमें एक एक चर्च भी होता था। आप सब जानते हैं कि यूरोप में सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, है ना, तो वहाँ पर चर्च का ही निर्माण किया जाता था। अगला ऑप्शन आपको दे रखा है, प्रत्येक मेनर में सुरक्षा के लिए एक दुर्ग बनाया जाता था जिसके चारों ऊंची दीवार होती थी तथा आसपास खाई खोद दी जाती थी, बिल्कुल खोद दी जाती थी। सुरक्षा की दृष्टि से ये क्या करते थे, दुर्ग बनाते थे, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाती थी और आसपास उसके खाई खोद दी जाती थी, है ना। अंदर आने के लिए उस खाई पर पुलिया बना दी जाती थी ताकि समय पर वापस कहीं बाहर जाना हो तो जाया जा सके। ओके, और उस पुल को वापस बंद कर दिया जाता था, है ना। ऐसी पुल बनाते थे जो वापस बंद भी की जा सकती थी। मैनर हाउस में रहने वाले सामंत अत्यंत वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ के जो लोग थे, जो मैनर अर्थात जो सामंत लोग जो थे, वो काफ़ी वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे, समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण थे। जबकि वहाँ पर काम करने वाले मजदूर एवं किसान का जीवन अत्यंत दयनीय एवं कष्टप्रद था। वहाँ के जो किसान या जो दास जैसे लोग थे तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। ये चारों विशेषताएं, या कह सकते हैं कि चारों मैनर व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, तो चारों आप जरूर राइट डाउन करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामंतवाद के मुख्य दोष कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके पास, सामंतवादी व्यवस्था के कारण समाज अनेक वर्गों में विभक्त हो गया, बिल्कुल सामंतवाद का मुख्य दोष था, अनेक वर्गों में विभक्त हो गया था। सामंतवादी व्यवस्था के कारण वर्गवाद उत्पन्न हुआ तथा असमानता की भावना उत्पन्न हुई, बिल्कुल सामंतवादी व्यवस्था के कारण वर्गवाद उत्पन्न हुआ, है ना, अलग अलग इसमें बढ़ गए। सामंत भी कई प्रकार के होते थे, है ना, लॉर्ड या अर्ल या ड्यूक होते थे, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा नाइट्स होते थे, है ना। तो इस प्रकार सामंतों की भी कई प्रकार की श्रेणियां होती थी जिसके कारण वर्गवाद उत्पन्न हुआ और असमानता की भावना उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था के कारण उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता था, बिल्कुल करता था, है ना। विशेषाधिकार प्राप्त होते थे उच्च वर्ग को तो वह निम्न वर्ग का शोषण करना शुरू कर देता था। इस व्यवस्था के कारण मध्यकाल में यूरोप में शक्तिशाली देशों का उदय नहीं हो सका क्योंकि प्रत्येक देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बिल्कुल छोटे छोटे राज्यों में। सामंत क्या करते थे, एक सामंत दूसरे सामंत को, फिर उसके नीचे वाला सामंत तीसरे सामंत को भूमि दे देता था और वह टैक्स, एक दूसरे को टैक्स देता था। राजा से उनके कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते थे, तो उस समय शक्तिशाली राष्ट्र का उदय नहीं हो सका और यह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बिल्कुल सही है, सामंतवाद का मुख्य दोष था। और अगला ऑप्शन बता रखा है, सामंतवादी व्यवस्था के कारण युद्धों को बढ़ावा मिला, बिल्कुल मिला। सामंतवादी व्यवस्था में आपको पता होगा राजा की अपनी सेना नहीं होती थी, राजा सामंतों की सेना पर निर्भर रहता था। तो निश्चित ही हर सामंत के पास अपनी सेना होती थी तो वह आपस में ही अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देते थे। तो इस सामंतवाद के मुख्य दोष आप जरूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद राष्ट्रीय राज्यों के उदय के क्या कारण थे। अभी जस्ट हमने बताया था 13वीं शताब्दी तक लगभग सामंतवाद चला और धीरे धीरे यह कमजोर हो गया। तो 14वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। अब राष्ट्रीय राज्य यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। राष्ट्रीय राज्य मतलब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य का जो निर्माण होता है उसे हम राष्ट्रीय राज्य कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे भारतवर्ष है, भारतवर्ष में कई प्रकार अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उनका जो केंद्रीय नेतृत्व भारत की राजधानी दिल्ली से किया जाता है। इसी प्रकार ऐसे ही राष्ट्रीय राज्य का उदय यूरोप में भी हुआ। अब इन राष्ट्रीय राज्यों के उदय के क्या कारण थे, एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन है, सामंतवाद का पतन, बिल्कुल सही है। मध्यम वर्ग का उत्थान, बिल्कुल। नवीन आविष्कार, यह भी सही है। पोपशाही का पतन, यह भी सही है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा सामंतवाद का पतन। तो धीरे धीरे सामंतवाद जो आपस में कई वर्गों में बढ़ गया था, इसलिए वह आपस में ही लड़ने लग गए थे और जो उस समय शासक था उसने अपनी शक्तियाँ बढ़ाना शुरू कर दी, जिसके कारण सामंतवाद धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। हाँ, नेक्स्ट था मध्यम वर्ग का उत्थान। जो व्यापार और वाणिज्य करने वाले जो लोग थे, इन्होंने भी अपनी व्यापार और वाणिज्य के लिए राष्ट्रीय राज्यों के जो शासक थे उनका समर्थन करना शुरू कर दिया, इसलिए मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ। तो राष्ट्रीय राज्यों का उदय का भी यह एक महत्वपूर्ण कारण रहा। नवीन आविष्कार, कई सारे नवीन आविष्कार मध्यकाल तक आते आते कई सारे नवीन आविष्कार भी होने लग गए। जैसे बारूद का आविष्कार हुआ, तोपों का आविष्कार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण जो था वह है छापे खाने का आविष्कार, प्रेस का, है ना। विचारों का आदान प्रदान होने लग गया, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हुई और वह सामंतवाद, जो सामंती लोग थे उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। कई सारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। नवीन आविष्कार भी राष्ट्रीय राज्यों के उदय का महत्वपूर्ण कारण बने। पोपशाही का पतन,
मध्यकाल तक पोपशाही बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी और जो पोप होते थे उनके पास में समस्त शक्तियाँ होती थी, राजा को भी उनका कहना मानना पड़ता था। लेकिन धीरे 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 पोप में भी कई प्रकार के दोष आ गए। आम जनता पोप से पोप पर भी उंगली उठाने लगी और इस प्रकार धीरे धीरे पोपशाही का भी अंत हो गया। पोपशाही का अंत हुआ तभी राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो सका। तो ये चारों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। अगला है, मध्यकाल में चर्च की भूमिका थी धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। चारों क्षेत्र एक साथ परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में चर्च की भूमिका, इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट बता रखे हैं चारों के चारों आपके सही है, क्योंकि मध्यकाल में चर्च की भूमिका धार्मिक क्षेत्र में भी थी, सामाजिक क्षेत्र में भी थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी थी और वास्तुकला के क्षेत्र में भी थी। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं धार्मिक क्षेत्र में, है ना, चर्च में पादरी का स्थान मुख्य था, आप सब जानते हैं। धर्म के क्षेत्र में चर्च का विशेष योगदान था और मानव धर्म सर्वोपरि माना जाता था। ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मानव धर्म सर्वोपरि माना जाता है। ओके। सामाजिक क्षेत्र में भी चर्च की भूमिका थी। चर्च में निर्धन वर्ग को आश्रय दिया जाता था, विशेष रूप से जो निर्धन वर्ग होता था, कमजोर वर्ग होता था, उसको सपोर्ट किया जाता था, है ना। मानव की सेवा करना ईसाई धर्म का मूल मंत्र था। अतः चर्च में समाज में मानवता की भावना का प्रसार किया जाने लगा और ऊंच नीच की जो भावना थी उसको दूर करने का प्रयास चर्च के माध्यम से किया जाने लगा। अगला ऑप्शन था आपका शिक्षा के क्षेत्र में। ये बिल्कुल प्रश्न परीक्षा में आता ही आता है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। मध्यकाल में शिक्षा का एकमात्र स्रोत चर्च था। रिक्त स्थान आएगा, वस्तुनिष्ठ एक और बन रहा है आपका। मध्यकाल में शिक्षा का एकमात्र साधन क्या था? चर्च ही था। पादरी और भिक्षु लोग मठों में विद्यार्थियों को व्याकरण, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, संगीत आदि की शिक्षा दिया करते थे, है ना। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो धर्म और तर्कशास्त्र इसी की शिक्षा दी जाती थी, है ना। गणित और विज्ञान का अभाव था। उस समय शिक्षा लैटिन भाषा में दी जाती थी। फिर एक और क्वेश्चन तैयार हुआ आपका, मध्यकाल में जो शिक्षा दी जाती थी वो किस भाषा में दी जाती थी? लैटिन भाषा में। ओके। और अगला ऑप्शन था आपका वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला आप सब समझ गए होंगे, वास्तुकला का अर्थ क्या होता है? स्थापत्य कला। वास्तुकला से तात्पर्य है स्थापत्य कला। चर्च में वास्तुकला के क्षेत्र में अर्थात स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई प्रकार के सुंदर चर्चों की स्थापना की जाने लगी, है ना। कई प्रकार के सुंदर चर्चों की स्थापना की जाने लगी। गॉथिक कला शैली के अंतर्गत नुकीली मेहराबों का निर्माण किया गया। निश्चित ही आपने चर्च का अवलोकन किया होगा, चर्च देखे होंगे, कई प्रकार की नुकीली मेहराबें आपको काफ़ी ऊंची गगनचुंबी दिखाई देगी। तो इस प्रकार की जो मेहराब बनी गई थी वो गॉथिक कला शैली के अंतर्गत बनाई गई है। इसमें लकड़ियों का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किया जाने लगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे? धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, नवीन आविष्कार, राष्ट्रीय राज्यों का उदय और पोपशाही का पतन। तो सामंतवाद के पतन के ये सभी कारण हैं, तो हम सभी सिलेक्ट कर लेंगे। सामंतवाद के पतन के सभी कारण थे, धार्मिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, नवीन आविष्कार भी थे, राष्ट्रीय राज्यों का उदय भी था और पोपशाही का पतन भी था। इसी से सामंतवाद का पतन हुआ, है ना। इसको आप बुक में जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि इस क्वेश्चन में और भी कोई डाउट्स हो तो वो आपके क्लियर हो सके। अब हम आ गए हैं बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन पर, सही जोड़ी। ठीक है। एक भाग में आपको दे रखा है गॉल, फिर दे रखा है कुशल घुड़सवार योद्धा जो सामंत के अधीन होता था, शतवर्षीय युद्ध, वैष्णव प्रथा और कृषिदास। ठीक है। और ऊपर आपको ऑप्शन दे रखे हैं नाइट, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, सर्फ और यूरोप। ठीक है। तो गाल, गाल किसको कहते थे? फ्रांस को ही। यह आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिमाग में सेव कर लीजिएगा। फ्रांस को पहले गाल के नाम से जाना जाता था। उस समय गाल जो था रोमन साम्राज्य का एक प्रांत माना जाता था। ठीक है। यहाँ पर फ्रैंक के नाम पर ही एक जनजाति थी, वहाँ पर फ्रैंक नाम की एक जनजाति थी, उसी के नाम पर इस देश का नाम या इस राज्य का नाम फ्रांस पड़ा है। ठीक है। तो गाल आप जरूर याद रखिएगा, फ्रांस को कहा जाता है। एक कुशल घुड़सवार योद्धा जो सामंत के अधीन होता था उसे हम नाइट कहते हैं। या आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, रिक्त स्थान बिल्कुल आता ही आता है। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, यह आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। शतवर्षीय युद्ध, लगभग 100 सालों तक युद्ध चला था। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य चला था। वैस्लेट प्रथा, वैस्लेट प्रथा क्या होती है? यह यूरोप में प्रचलित थी। अब वैस्लेट प्रथा से तात्पर्य है गुलाम वाली प्रथा, दास प्रथा जिसे हम कह सकते हैं, या गुलाम, जिसको गुलाम बना के रखा जाता था, है ना, उसको वैस्लेट प्रथा कहते हैं। तो यह यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और लास्ट है आपके पास कृषिदास।
कृषिदास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सर्फ को कृषिदास कहा जाता है ना, कृषिदास को ही सर्फ कहा जाता है। ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण हो चुका है, अब हम इसको सबमिट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्यू स्कोर दिखाई दे रहा है आपको। नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। सी प्रीवियस रिस्पॉन्स, यह टेस्ट किससे पहले दिया आप देख सकते हैं। एडिट योर रिस्पॉन्स, जो टेस्ट आपने दिया है उसको यदि आप आंसर को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, एक बार फिर से आप यह टेस्ट दे सकते हैं। तो हम आ जाते हैं व्यू स्कोर पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 25 आउट ऑफ 25 अंक आप प्राप्त कर चुके हैं। तो निश्चित ही ये टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में आपने सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो निश्चित ही यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स इस लेसन से संबंधित थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आप स्वयं भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक उपलब्ध है। और इस लेसन से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित यदि आपके कोई सुझाव हो या कहीं कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।